क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है ये सब? अशर मोबाइल पर नजर आती वीडियो देखते अपने सामने खड़ी यशम पर धाड़ा। यशम ने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते उसकी जानिब कदम बढ़ाए। बकवास नहीं कर रही मैं। मुझसे निकाह करना है तुम्हें, सिर्फ एक रात के लिए। बदले में वो लड़की आजाद होगी। यशम अशर के नजदीक आते उसे कॉलर पर उंगलियां फेरते दिल फरेबी से बोली। अशर ने लहू रंग होती निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं निकाह नहीं कर सकता, मोहब्बत करता हूँ मैं हेजल से। बताओ मुझे वो कहाँ है? अशर ने बेबस होते कहा। यशम के तासुरात तन उठे। ठीक है फिर, ताउम्र अपनी मंग को किसी दूसरे मर्द की बाहों में देखते रहना। यशम उसका कॉलर जकड़े उसकी आंखों में दीदा दलेरी से अपनी निगाहें डाले। भवें रेस किए गोया हुई। अशर ने लब सख्ती से भींचे। हेजल तो हवेली से ये कहकर निकली थी कि वो अपनी दोस्त के घर रहने जा रही है, लेकिन यहाँ यशम उसे बुलाकर हेजर के मोबाइल में वीडियो दिखाते उसे धमकी दे रही थी। न जाने कैसे उसने हेजल को किडनैप किया था, और अशर वो हेजल को किसी दूसरे मर्द के साथ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बिल्कुल भी नहीं, ना वो हेजल पर एक आंच आने दे सकता था। अशर ने सिर्फ निगाहें बंद करते खोली। ठीक है, मंजूर है मुझे। ये अल्फाज उसने जिस कदर सब्र और जब्त से अदा किए थे वही जानता था। मुकाबिल खड़ी लड़की से वो हद से ज्यादा खार खाता था, और कहीं न कहीं उसकी ये नापसंदीदगी अब नफरत में बदल गई थी। यशम उसकी रजामंदी पर दिल फरेबी से मुस्कुराते उसके बालों में हाथ फेर गई। अशर ने सब के कड़े पहरे खुद पर बिठाए। कुछ ही देर में वहां काजी साहब आते यशम आमान को अशर शाह की जौजियत में ले गए थे। मुझे जाना है। अशर उस शानदार घर की हर आसाइश से आरास्ता कमरे में बैठा यशम का इंतजार कर रहा था, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। वो जल्द अज जल्द हेजल तक पहुंचना चाहता था। न जाने वो किस हाल में थी, ठीक थी भी या नहीं। जब कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज सुनते वो बेड से उठते बोला, लेकिन दरवाजे के वस्त में खड़ी यशम को देखते वो कई पल खामोशी की नजर कर गया। यशम अमान सुर्ख जोड़े में दुल्हन की तरह सजी अशर के आवाज गुम कर गई थी। इस कदर हुस्न देखते वो मबहूत हुआ था। वो नीली आंखों में मुस्कुराहट का अंसर लिए घनी पलकों को मस्कारे के बोझ तले लदे, होठों पर गहरा सुर्ख रंग, नाक में नथ और जेवरात से आरास्ता हुस्न की जीती जागती मूरत गुमान हो रही थी। अशर ने आज से पहले इस लड़की को मर्दाना लिबास में मलबूस ही पाया था। आज पहली बार वो इस तरह सजी यशम शाह के चारों खाने चित कर गई थी। कहाँ जाना है? यशम कमरे में दाखिल होती कमरे का दरवाजा बंद करते उसकी जानिब कदम बढ़ाते भवें रेस किए बोली। यशम की आवाज ने अशर के गिर्द उसके हुस्न के सबब बंदे तलस्सुम को तोड़ा। अशर होश में आते अपना सर झटक गया। वो कैसे उस लड़की की जानिब मुतवज्जे हो सकता था, उसे जी भर कर देख सकता था। निगाहें तो अब भी उस परी पैकर को देखने की जिद कर रही थी, और यही बात उसे सख्त झुंझलाहट और नागवारी में मुब्तला कर गई थी। तुमने निकाह का मुतालबा किया था, निकाह हो गया। अब मुझे हेजल की लोकेशन बताओ, मुझे हवेली जाना है उसे लेकर। अशर अपनी लहजे में छुपाई खुमारी और नरमी पर काबू पाए सर्द लहजे में गोया हुआ। यशम लबों पर मुस्कुराहट दबाए उसके नज़दीक आते उसके कदमों पर अपने कदम रखे, उसके गले में बाहें डालते उसकी नाक से नाक जोड़ गई। यशम का वजूद साकिन हुआ। वो सांस रोके हैरत से उसकी जानिब देखे गया, जो उसकी आंखों में आंखें डाले, उसकी सांसों में सांसें भरते, लबों पर दिल फरेब मुस्कान सजाए अपनी बेबाकी के सबब अशर को बेयकीन कर गई थी। मैंने कहा था एक रात के लिए तुम्हें निकाह करना है, और रात अभी शुरू हुई है अशर शाह, और इस रात के तकाज़ों से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे। अगर दूध पीते बच्चे थोड़ी हो 25 साल खूबरू नौजवान। लबों पर मुस्कान सजाए उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त मजबूत किए बेबाकी से गोया हुई। अशर उसकी बेबाकी पर सब्र के घूंट भर गया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी बेशर्म लड़कियों को इसी चीज़ से गर्ज होती है। बहुत शौक है मेरे साथ रात गुजारने का। अब तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो मुझे अपना आप सौंप कर। अशर एकदम लबों पर तमस्कुर और आंखों में वहशत भरा तासुर लिए उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत किए कहते यशम को लब भींचने पर मजबूर कर गया। अपना आप अपने शोहर को सौंप रही, उससे अपने हक का मुतालबा करना किसी बेशरम के जुमरे में नहीं आता अशर साहब। अशर के जहर कुन लहजे का जवाब उसने मुस्कुराहट के साथ दिया। अशर ने जबे भींचे यशम की जानिब देखा। उसने अपनी जिंदगी में इस लड़की से ज्यादा ठीक किसी को नहीं देखा था।
तरसोगी तुम फरार के लिए, मज़ाहमत करोगी मेरी सख्ती, मेरी शिद्दतों की मुतहम्मिल नहीं हो पाओगी, नहीं बर्दाश्त कर पाओगी मुझे, फरार की राहें बंद कर दूंगा। तुम मिन्नत करोगी आज़ादी की, लेकिन नहीं मिलेगी आज़ादी मेरी जान लेवा कुर्बत से जिसके लिए तुम तड़प रही हो। अशर ने उसे डराना चाहा, सब कबूल है। यशम दिल फरेबी से मुस्कुराते उसके नज़दीक आते, उसके लबों को अपने लबों से छूते अशर के वजूद में बरक़ी रौ दौड़ा गई। वो पोर पोर सजी तमाम रानाइयाँ लिए उसके सामने थी, उसकी कुर्बत की ख्वाहत। वो किस तरह और कितनी देर अपने जवान जज्बातों से अपना दामन बचाता, किसी तरह उसे चलती फिरती क़यामत से मुंह फेरता, गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई, उसे अपने जज्बातों पर बंद बांधे टूटते महसूस हुए। अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी, मैं तुम्हारी हर हरकत का बदला अपनी बेदर्द कुर्बत तुम्हें बख्शते तुमसे लूँगा। तुम्हारा सर छाया इस मोहब्बत के भूत का अच्छी तरह से इलाज कर दे, तुम्हें तुम्हारे हर फैसले से पछताने पर मजबूर कर दूंगा। यशम आमान अशर की आंखों में सुर्खी की तह खुमारी के सबब थी। उसकी आंखों के बदलते रंग यशम की मुस्कुराहट मजीद गहरी कर गए। वो मोहब्बत ही क्या जिस पर पछताना ना पड़े, तुमसे मिला हर दर्द कबूल है, जख्म सर आंखों पर। अशर की नाक से नाक मस करते वो खुमार से भारी बेतरतीब सांसों के दरमियान कहते, अशर को हर बंद तोड़ने पर मजबूर कर गई। जवान जज्बातों के तकाजे उसे इस नाजुक वजूद को बाहों में भरते, हर चीज़ से बेनियाज होने पर उकसा रहे थे, और वो बेनियाज होता यशम की सुर्ख याकूती लबों पर झुकते, उसकी सांसों की रवानगी में रुकावट का सबब बना। यशम ने उसके बालों में हाथ फेरते उसकी शिद्दत में उसका साथ दिया। अशर बेखुद होता उसकी सांसों से अपनी सांसें जोड़े बेड पर उसे लिटाते, उस पर साया फिगन होते, गुजरते हर लम्हे के साथ उसके करीब से करीब तर आते, उसे खुद में समाते, उसकी रूह पर गहरी छाप छोड़ते, उसके लम्स को महसूस करते, मदहोश होते, मसरूरियत की खूबसूरत जहां में कदम रख गया था, जहां कदम रखते वो तमाम फिक्रों परेशानियों से गाफिल और बेनियाज हो गया था। और यशम वो अपनी मोहब्बत के मुकम्मल हो जाने पर, अपना आप अपनी मोहब्बत के नाम हो जाने पर आसूदगी से मुस्कुराते उसके लम्स को महसूस करते, अपना आप उसके सुपुर्द कर गई थी। अंधेरी रात का अंधेरा सूरज की मध्यम किरणों के सबब घटता चला जा रहा था। हर सू सूरज की सुनहरी किरणें फैलती अंधेरे में डूबी इस खूबसूरत सरजमीन को मजीद खूबसूरत बना रही थी। चरिंद परिंद चहचहाती सुबह होने की नवीद सुना रहे थे, और आज की सुबह तो गुजरे माह साल से ज्यादा हसीन थी। वो अपनी मोहब्बत के रंग में उसकी क़ुर्बत में पोर पोर डूबी शर्मो हया का पैकर बनी उसे निहार रही थी, जो सारी रात उस पर बिन बादल बरसात की मानंद बरसता रहा था। उसकी क़ुर्बत, उसका लम्स और फिर उसकी शिद्दत पर यशम का टूट और बिखर कर उसकी बाहों में छुपना और उसका समेटना, सब याद करते यशम अपना निचला लब बेदर्दी से कुचल गई। उसने कहा था वो सज़ा देगा, उसे अपनी बेदर्द क़ुर्बत से नवाजेगा। ऐसा हुआ था, उसे सज़ा मिली थी। सारी रात उसकी सांसें उस शख्स की मोहताज रही, लेकिन उसके लम्स में वहशियाना पन मनकूब था। अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करते अशर ने अपनी आंखें खोलते खुद को महवियत से तकती यशम की जानिब देखा। नींद ने पल में पीछा छोड़ा और वो यकटिक उसकी जानिब देखे गया। उससे मवाज़ना करना मुश्किल हुआ कि कल वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी, या आज नीली समंदर की मानंद 7 तहों की गहराई लिए उसकी आंखें, जिनमें मिटा मिटा सा काजल में मजीद दुआश्ता बना रहा था। कश्मीरी सेब की मानंद सुर्ख आरस उसके सुर्ख कंधारी लब और उसके चेहरे के गिर्द हाला बनाए उसके सिल्की बाल और आंखों में मोहब्बत की तपिश। वो कैसे इस हसीन मूरत से नजरें चुरा सकता था। शादी की पहली सुबह मुबारक हो जाने यशम, लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कान लिए वो अशर के माथे पर अपने लब रखते मोहब्बत से बोली, और अशर शाह को अपने लबों की रूई की मानंद नर्म लम्स से होश की दुनिया में ला पटक गई। अमूमन तो ये तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम करो या मैं, बात तो एक ही है। उसकी आंखों में आंखें डाले मुस्कुराते हुए कहती, वो बालों को समेटते जूड़े की शक्ल में बांधते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। उठ जाओ, तुम्हारे कपड़े मंगवा लिए हैं मैंने कल ही, फ्रेश हो जाओ, फिर हवेली भी तो जाना है हमें। ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ते उसकी शर्ट में मलबूस आम से लहजे में कहती,
اشر کو ٹھٹکا گئی، وہیں اس کی بے باکی پر اشر محض تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ہم سے کیا مراد ہے تمہارا؟ بیڈ سے اٹھتے وہ اس تک بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے، اس کا رخ اپنی جانب کرتے تنی بھویں لیے گویا ہوا۔ ہم سے مراد میں اور تم، اب نکاح ہو گیا ہے، ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا ہے، تو ہمیں ساتھ ہی ایک چھت کے نیچے رہنا ہوگا نا۔ اب تم یہاں میرے گھر میں تو رہو گے نہیں، تو لازماً مجھے تمہاری حویلی ہی جانا ہوگا۔ کاندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتے وہ اشر کو طیش اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر چکی تھی۔ تم نے کہا تھا محض نکاح کرنا ہے، وہ بھی ایک رات کے لیے۔ رات گزر گئی ہے اور تمہارے سارے مطالبے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری حویلی میری بیوی کے طور پر تم نہیں جاؤ گی۔ یشم کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے وہ دھیمی آواز میں غرایا، کیا تمہیں میرے چہرے پر بے وقوف لکھا نظر آ رہا ہے اشر شاہ؟ یشم نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ ہاتھ پر اس کی سخت گرفت کے سبب درد کی شدت ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، جنہیں وہ بمشکل برداشت کی اپنے ماتھے پر درد کی ایک شکن تک نہیں لائی تھی۔ اشر اس کی بے تک سوال پر جبڑے بھیج گیا۔ نہیں نا، نہ میرے چہرے پر بیوقوف لکھا ہے اور نہ میں ہوں جو اپنے نام ہوئی محبت سے پیچھا چھڑوا لوں گی یا اس شخص کو چھوڑ دوں گی جس نے پہلے میرے دل پر اپنی چھاپ چھوڑی اور پھر میری روح پر۔ کس نے کہا یہ ایک دن کا نکاح ہے؟ یہ نکاح، یہ رشتہ تو تمہاری اور میری آخری سانس تک چلے گا۔ میری اور تمہاری موت ہوگی تبھی یہ رشتہ ختم ہوگا۔ باقی کوئی بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ یشم اس کے نزدیک آئے، اس کی سینڈو جکڑے لہجے میں بلا کی پختگی اور مضبوطی لیے گویا ہوئی۔ اشر سے دوبر ہوا اپنے طیش پر قابو پانا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہیں کرو یشم، میں نے نکاح محض ہیزل کے لیے کیا تھا۔ کل تمہیں اپنی قربت بخشنا بھی ہیزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تمہاری خواہش پوری کی ہے میں نے فقط۔ اب میرے لمس میں شامل نرمی کو تم کیا سمجھ رہی ہو یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں تم جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا جو شرم و حیا سے ناپید ہو۔ مجھے ہیزل کا پتہ بتاؤ، مجھے اس تک پہنچنا ہے یشم۔ اشر کا لہجہ حقارت زدہ تھا، یوں لگتا تھا گویا یشم کے ساتھ دو پل کھڑے ہونا بھی اسے ناگواری میں مبتلا کر رہا ہے۔ دو دھاری تلوار کی مانند اسے لفظ یشم کے دل میں پیوست ہوتے اسے زخمی کرنے پر مجال ہے جو اس لڑکی کے چہرے پر ذرا سی بھی رمق لہرائی ہو، تکلیف کی یا کسی اذیت کی۔ جب ہم حویلی جائیں گے میاں جی، آپ کو وہاں ہیزل مل جائے گی۔ فی الحال مجھے تیار ہونا ہے، میرا ہاتھ چھوڑیے۔ اشر کے لبوں سے ہیزل نام سنتے رقابت کا احساس یشم کے وجود میں دوڑتا چلا گیا۔ رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ جلن بھی سرایت کر گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں کی خاطر میں نہ لاتے اپنی بات کہتے اپنا ہاتھ آزاد کرانے لگی۔ جب اشر تیش میں آتے اس کا ہاتھ موڑے اس کی پشت سے لگ گیا۔ میں تمہیں حویلی نہیں لے کر جاؤں گا، ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے کر میں یہ قصہ ہی تمام کروں گا۔ یشم امان، مجھے بتاؤ ہیزل کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے اشر اپنی پوری قوت سے دھاڑا کہ یشم کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن اس کی پلکوں میں جنبش نہ ہو۔ وہ یکٹک اشر کی سیاہ خون آلود نگاہوں میں دیکھے گئے۔ یشم اشر شاہ نام ہے میرا۔ اور کیا کہا؟ طلاق دو گے، حویلی نہیں لے کر جاؤ گے؟ تو اشر صاحب، حویلی والوں کے سوالوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہاری بیوی کہاں ہے تو کیا جواب دو گے؟ یشم لبوں پر دھیمی مسکان لیے سوال در سوال کرتی اشر کو ٹھٹکا گئی۔ تمہارا حیران ہونا بنتا ہے، کل تمہاری اور میری نکاح کی تصویریں حویلی تک پہنچ گئی ہیں اور اب سب تمہارا اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رہی بات ہیزل کی تو وہ بھی حویلی تک پہنچ گئی ہے۔ اب تم جاؤ گے تو جا کر دیکھو گے نہ اپنی بہن کو؟ وہ اسے دھچکا دے گئی تھی۔ اشر بے یقین ہوا یشم یہ قدم اٹھا سکتی تھی، یقین کرنا مشکل تھا۔ جبکہ یشم اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے آزادی پاتے سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اپنی بات کے اختتام میں وہ ہیزل کو اس کی بہن کہتے اپنے جلتے کوڑتے دل کو راحت پہنچا گئی تھی، ورنہ اشر کے لہجے میں چھپی ہیزل کے لیے فکر اسے جلتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یشم؟ اشر بے یقینی سے گویا ہوا۔ یشم نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ تم بھول گئے کہ میں یشم ہوں۔ مجھے بے جان چیز پسند آ جائے تو اسے پانے کے لیے میں ہر حد پار کر جاتی ہوں۔ تم تو میری محبت ہو، تمہیں پانے کے لیے تو مجھے جلتی آگ میں بھی کودنا پڑ جائے تو میں پل بھر کو بھی ہچکچاؤں گی نہیں۔ یشم سینے پر ہاتھ باندھی جتاتے ہوئے بولی۔ اشر نے غضبناک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے دوری مٹاتے اس کے کاندھوں کو جکڑے اسے اپنے نزدیک کیا۔ تم اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتی جا رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کر کے تم مجھے پالو گی؟
मैं तुम्हारा हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है यशम। तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकती। मेरे दिल में महज हिजल की मोहब्बत है, वो रहती है इस दिल में और वही रहेगी हमेशा। तुम्हें मेरी कुर्बत भी भीख की मानंद मिलेगी। अशर उसके बाजू झंझोड़ते हुए अपने लफ्जों पर जोर देते बोला। यशम जख्मी सा मुस्कुरा गई। तुमने हिजल से मोहब्बत की है, तुम मुझसे इश्क करोगे, तुम्हारे दिल में वो रहती है, लेकिन तुम्हारे हवासों पर महज मैं तारी रहूंगी। तुम्हारी सोचों पर भी मेरा हक होगा। तुम एक पल के लिए भी मेरे बगैर नहीं रह पाओगे अशर शाह। तुमने कल की रात अपनी कुर्बत को भीख कहा। तुम मेरी कुर्बत के लिए हर पल तरसोगे। तुम्हें तुम्हारी सांसों से ज्यादा मेरी सांसों की जरूरत होगी, और यकीन करो ऐसा जरूर होगा। अगर वो लफ्जों के तीर चलाने में महारत हासिल रखता था तो वो भी जवाबी वार करने में माहिर थी। लफ्जों की जाल ऐसे बुनती थी कि मुकाबिल चंद पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता था। खामोशी उसे घेर लेती थी, और यही अशर के साथ हुआ था। वो लब नीचे खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था, जिसके लफ्जों में तासीर थी, एक जुनूनियत थी। यशम उसे कुछ बोलने के काबिल देख फतहमंदी से मुस्कुराई। अशर ने अपने सर को झटका, उसके लफ्जों की जादुई जाल को तोड़ा। बकवास से सब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे इंतहाई नफरत तो कर सकता हूँ, पर इश्क कभी भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये कदम उठाते तो मुझे मजबूर कर गई हो इस रिश्ते को निभाने के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और हवेली में कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। अशर उसके लफ्जों की बदौलत घबराहट में मुब्तला हुआ था। उस पर सख्ती से बावर करते उसे धमका गया। यशम का दिल उसकी धमकी पर सुकड़ कर फैला था। वो चंद सानिये चुप साधे उसकी जानिब देखे गए, जो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते वॉशरूम में जा बंद हुआ था। तुम मुझे कभी खुद से जुदा नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, पुरज़्म लहजे में कहते वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। बेड के किनारे पर पड़ा उसका फ़ोन बज उठा। चमकती स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग जगमगाने लगा। जदीद तर्ज पर बनी हवेली के तवील पोर्च पर अशर की गाड़ी रुकी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, सर पर चादर बहुमुश्किल संभाले यशम तेजी से गाड़ी से बाहर निकली। अशर उसकी फुर्तियाँ देख जब्त से अपने लब भीज गया। इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसका जब्त आजमा सकता था तो वो ये लड़की थी। उसका दिल दहल रहा था हवेली वालों का रद्द-ए-अमल सोचकर, और यशम हर चीज़ से लापरवाह अपनी धुन में मगन। उसकी सब की तनाबें हिला गई थी। आ जाओ बाहर, तुम्हारी ही हवेली है। अब अंदर अकेली जाती हूँ, मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी। अशर को गाड़ी में हनूस बैठा देख वो कमर पर हाथ रखे दूसरा हाथ नचा कर बोली, खालिसतन बीवियों वाला अंदाज। अशर नफी में सर हिलाता गाड़ी से बाहर निकला। यशम उसके कदम से कदम मिलाते हवेली के अंदर दाखिल हुए, जहाँ लाउंज में ही सब बैठे उन्हीं के मुंतजर थे, जबकि एक तरफ हेजल खड़ी उन्हें देख रही थी। आइए बरखुरदार, हमें आपका ही इंतजार था। दाजी अपनी लाठी पर गिरफ्त मजबूत किए उसकी जानिब देखते तंजिया गोया हुए, जबकि यशम चेहरे पर मासूमाना तासुरात सजाए नीली आंखों को पटपटाते सबकी जानिब देख रही थी। दाजी, मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, एक बार मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। अशर ने इल्तिजाई लहजे में कहा, हमें कुछ नहीं सुनना लड़के, जो सुनना था सुन चुके हैं। एक तो सबसे छुप छुपा कर तुमने इस बच्ची से शादी की, फिर तुम इसे तलाक देने की धमकी देने लगे, इस डर से कि हम इसे अपनाएंगे नहीं और हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। दाजी की गौहर अफशानी पर अशर ने बेयकीनी से यशम की जानिब देखा, जो नीली आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपने हाथ मरोड़ती मासूमियत की मूरत बने उसे अपने जाल में फंसा गई थी। इस बच्ची की जानिब यूं मत देखो, वो तो अच्छा हुआ कि इसने निकाह की तस्वीरें और सिर्फ फ़ोन करके हमें बता दिया कि तुम इसे धमकी दे रहे हो तलाक की, वरना तो हम बेखबर रहते तुम्हारे करतूतों से। पहले तुम प्यार के जाल में बच्ची को फंसाते हो और फिर इससे निकाह करके इसके साथ ताल्लुक कायम करने के बाद इसे तलाक की धमकी देते हो। लाउंज में मुकम्मल खामोशी का रास्ता, सिर्फ दाजी की गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। बाकी सब खामोश बैठे अशर की जानिब तासुफ भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे न जाने उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और नाइंसाफ़ी करने वाली वो थी जिस वक्त दुनिया जहाँ की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए बैठी थी। अशर का दिल किया कि अभी उसका गला दबा दे, उसे जान छुड़वा ले, पर कोई भेद ना था कि इस तरह सा कुछ कहने पर उसके घर वाले उसी को मार डालते। ये लड़की उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज थी। तेज लफ्ज़ छोटा था, वो शातिर थी। दादी, जैसे आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
مجھے تفصیل تو بتانے دیں، مجھے وضاحت تو دینے دیں۔ اشر نے بے بسی سے کہا۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور یہ سب کے چہروں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ لے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ کیا سنوں میں؟ تمہاری سننے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے اشر میاں۔ ہم اتنے بھی ظالم نہیں کہ تمہاری پسند اور رشتے میں نہ ہونے کے باوجود تمہیں ہیزل سے باندھ دیتے۔ ہمارے لیے ہمارے پوتا پوتی کی خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پر تم تو ہمارا نام ہی ڈبو گئے۔ ہمیں بتاتے ہم تمہارا نکاح کرواتے دھوم دھام سے، یہ پوری دنیا دیکھتی تیمور شاہ کے پوتے کا نکاح، پر تم تو چوری چھپے ایک معصوم بچی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائے، اس نے نکاح کر بیٹھے اور اب اسے چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ خبردار، جو تم نے اس بچی کو چھوڑنے کی کوشش کی، ساری زندگی اب تمہیں یہی رشتہ نبھانا ہے۔ بھول جاؤ ہیزل کو، ہم اس کا نکاح بہترین جگہ پر کریں گے۔ تم اپنے رشتے پر دھیان دو میاں۔ داجی کا لہجہ اٹل تھا، وہ سختی سے کہتے روبینہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئے جو اشر کی والدہ تھی۔ بہو کو لے کر جاؤ، اس بچی کو اس حویلی کے طور طریقے بتاؤ اور اسے اس کا کمرہ بھی دکھاؤ۔ ہم جرگے سے واپس لوٹ کر ان لاٹ صاحب سے بات کریں گے۔ داجی اشر سے سخت خفا تھے کہ وہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے تھے، اور یہی حال اشر کے والد صاحب عثمان صاحب کا بھی تھا۔ وہیں ہیزل بھیگی نم نگاہیں لیے اشر کو دیکھتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ روبینہ بیگم داجی کے حکم کی تعمیل کرتے، نیلی آنکھوں والے حسین لڑکے کو دل و جان سے اپنی بہو قبول کرتے، اسے اپنی سنگت میں لیے اشر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یشم نے مسکراتے ہوئے اشر کی جانب دیکھا۔ یہ مسکراہٹ چرانے والی تھی، اور اشر اس کی مسکراہٹ پر جھلس چکا تھا۔ اسے بعد میں نمٹنے کا اشارہ کرتے وہ تیزی سے ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہیزل تھی، جبکہ یشم اسے ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ اپنے لب چبا گئی۔ دل و جان میں جلن بڑھتی چلی گئی، خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے اپنا شوہر دوسری عورت کے کمرے میں جاتا ہرگز برداشت نہ ہوا تھا، پر ابھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اسے چپ رہنے میں عافیت جانی اور روبینہ بیگم کے ہمراہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہیزل، میری بات سنو پلیز، تم میری بات پر یقین کرو۔ یشم نے تمہیں اغوا کروایا تھا، اس نے مجھے تمہاری ویڈیو دکھائی تھی جس میں تم بے ہوش کرسی پر بندھی تھی اور تمہارے آس پاس 2-3 آدمی تھے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گا تو وہ تمہیں کسی اور آدمی کو سونپ دے گی۔ میرا یقین کرو، میں اس نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے اس سے نکاح کیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر یقین کرو کہ ہیزل کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہوتے وہ اس کے ہاتھ پکڑے ایک ہی سانس میں بولا، گویا ایک لفظ بھی ہیزل کی سماعتوں تک نہ پہنچا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہیزل خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جو ہونا تھا ہو گیا اشر، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا اس طرح میرے کمرے میں آنا صحیح نہیں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ہیزل نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے سنجیدگی سے کہا، اور اس کی یہی سنجیدگی اشر کو تڑپا گئی۔ ہیزل میری جان، میرا یقین کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یشم سے نہیں۔ اس نے مجھے تمہارے ذریعے بلیک میل کیا تھا۔ اس نے کہا اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گا تو تمہیں ساری زندگی کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھوں گا۔ یہ بات میں کیسے برداشت کر لیتا؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا۔ تم میرا یقین کرو، میں اسے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اشر ہزیانی سا ہوتے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ ہیزل نے سب سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو اشر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تمہاری شادی ہو گئی ہے یشم سے، اب یشم تمہاری بیوی ہے، اب تمہیں اپنے رشتے پر دھیان دینا چاہیے۔ مجھے بھول جاؤ، مجھے اب تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اب کب تم قبول نہیں۔ ہیزل اس کے ہاتھ جھٹکتے سرد موہری سے بولی، اور اشر کو لگا کہ اسے اس کی بے وفائی کی سزا مل رہی ہے۔ ہیزل کی سرد موہری، اس کا یوں جھٹکنا اشر کو دوہری تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ ہیزل پلیز، تم اس طرح مت کہو، تم واقف ہو میری محبت سے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یشم سے نہیں۔ ساری سچائی تمہارے سامنے ہے۔ کل سارا دن تم اس کی تحویل میں رہی اور آج اس نے تمہیں رہا کر دیا۔ وہ شروع سے مجھ سے محبت کی دعوے دار ہے اور مجھے پانے کے لیے اس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ ہیزل، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تم کہتی ہو تو ابھی طلاق دے دیتا ہوں میں اسے، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اشر محبت اور بے بسی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ہیزل اس کی بات کاٹتے چیخ اٹھی، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم اشر؟ نہیں کرتی میں تم سے محبت، نہیں چاہیے مجھے تمہارا ساتھ، تمہاری محبت۔ میں فرحاد سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی میں کل، جب یشم امان نے مجھے پکڑ لیا اور پھر تمہیں بلیک میل کرتے تم سے نکاح کیا تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تم سے سنا تم نے؟
मैं तुमसे नहीं फरहाद से मोहब्बत करती हूँ। अशर का लहजा उसकी बातें हेजल को घबराहट में मुब्तला कर रही थी। वो हज़ियानी सी होते चीख उठी। अशर साकिन हुआ, नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। झूठ कह रही हो ना तुम? अशर को यकीन नहीं आया। हेजल ने गहरी सांस भरते उसकी जानिब देखा। जब सच पोटली से बाहर आ ही गया है तो छुपाने का क्या फ़ायदा था? यही सच है अशर, मैं रिश्ता मुझे कबूल नहीं था शुरू ही से ही। मुझे तुम कबूल नहीं थे। फरहाद आ रहा है मेरा रिश्ता लेने। मेरी बात मानो, यशम को दिल से कबूल कर लो। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे बेइंतहा। हेजल का लहजा नर्म हुआ। वो मुखलिसाना मशवरे दे रही थी। और मेरा क्या? हाँ मेरा क्या? अशर उसकी बात पर चीख उठा। हेजल के वजूद पर कपकपी तारी हुई। अशर के गुस्से का आताप वो कम ही बनती थी, लेकिन फिर भी उसकी जान जाती थी अशर के गुस्से से। तुम दोनों की मिली भगत थी, मेरा इस्तेमाल किया गया। कोई खिलौना हूं मैं कि तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने यशम की गोद में फेंक दिया और उसने संभाल लिया। मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी एहसासात हैं, मैं भी इंसान हूँ। मेरे जज्बातों का क्या? वो धाड़ा। कमरे के दर दीवार, हत्ता के हेजल तक का वजूद उसकी धाड़ पर कांप रहा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगा अपने जज्बातों की इस तौहीन को, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। सर्द लहजे में कहते वो कमरे का दरवाजा खोले बाहर निकलता चला गया। वो इस वक्त हवेली में नहीं रुकना चाहता था। अगर हवेली में रुकता तो कयामत बर्पा कर देता, जो वो नहीं चाहता था। इसीलिए गाड़ी में बैठते हुए तेज रफ्तारी से अपनी गाड़ी भगा कर ले गया। हेजल ने अपने कमरे के थरथराते दरवाजे को देखते धूप निकला। वो जिस कदर तैश में मुब्तला आंधी तूफान बना हवेली से निकला था, हेजल को उसकी फिक्र ने आन घेरा था। चाहे जो भी था वो बचपन से उसके साथ रहा था। उसका बेहतरीन दोस्त था, लेकिन हम सफ़र नहीं, क्योंकि उसका दिल अशर की जानिब कभी मबसूल ही नहीं हुआ था। उसके दिल पर हुक्मरानी तो फरहाद ने की थी। उसकी और फरहाद की मोहब्बत अपनी मंजिल को कल पहुंच जाती अगर यशम की नज़र उस पर ना पड़ती। अपने बेड पर बैठी वो अपने सर को उंगलियों से दबाए गुजरे हुए कल की बाबत सोचने लगी। यशम, अमान, अशर और हेजल की यूनिफैल होती, बिगड़ी अमीरजादी जिसके माँ बाप आपस में अनबन के सबब एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर गए थे, और यशम अपनी वालदा सायरा बेगम के साथ रहने लगी थी, जो लंदन में अपने बिजनेस की वजह से वहाँ ज़्यादातर रहती थी। पाकिस्तान उनका आना कमोबेश ही होता था। सालों गुजर जाते हैं, यशम को अपनी माँ से मिले। वो अपने आलीशान बंगले में मुलाजमाओं के हमरा तन्हा रहती है, और यही चीज़ उसे खुद सर जिद्दी बना गई थी। दूसरी जानिब अशर और हेजल की उम्र में चंद महीनों का ही फ़र्क था। दोनों हम जमात थे और दोनों को बचपन में ही एक दूसरे से मंसूब कर दिया गया था। जहाँ अशर हेजल को अपना सब कुछ समझते अपना दिल उसके हवाले कर गया था, वहीं हेजल इस रिश्ते से नाखुश थी। वजह उसका मामूज़ात कज़न फरहाद था, जिससे वो मोहब्बत करती थी, और फरहाद की भी यही सूरत हाल थी। वो भी हेजल को दिलो जान से चाहता था। प्यार का तिकोन नहीं रहा था, ये चौकोर बन गया था जब उसका एक कोना यशम अमान बने। अशर की शख्सियत, उसका बोलना, उसकी ज़ात में ठहराव देखते वो अशर की जानिब मायल होते अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल गई थी। और अशर, वो दुनिया में किसी से इतनी खार नहीं खाता होगा जितना वो यशम को नापसंद करता था। वजह उसका बोल्ड अंदाज और ड्रेसिंग थी। वो हमेशा नापसंदीदगी के बावजूद अशर की तवज्जो का मरकज़ रही थी, जबकि यशम ये जानने के बावजूद कि अशर हेजल से मंसूब है, अपने बढ़ते हुए कदमों को ना रोकते उससे इश्क कर बैठी थी। हवेली में अशर और हेजल की शादी की बात चलने लगी थी, पर हेजल को कोई राह समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह वो इस शादी से फरार हासिल करे। आखिरकार उसे फरहाद का घर से भाग जाने का फैसला ही सही लगा। वो फरहाद के साथ मिलकर फरार हो रही थी जब सफर के दौरान एक होटल पर गाड़ी रोकते वक्त वो यशम की निगाहों में आ गई। यशम के पूछने पर उसे सब बताती चली गई, और यूं यशम के तेज दिमाग ने काम किया और एक प्लान तरतीब दिया। हेजल की किडनैपिंग प्लान करते वो अशर को खुद से निकाह करने पर मजबूर कर गई। वहीं वो फरहाद को सख्ती से हिदायत कर गई कि वो हवेली रिश्ता भेजकर हेजल को अपने नाम करे। हेजल उसके बंगले में मौजूद एनेक्सी में ही एक रात के लिए रुकी थी, और सब होते ही यशम के गार्ड उसे हवेली बाहिफाजत छोड़ आए थे, जबकि हवेली वालों को यही बताया गया था कि हेजल अपनी दोस्त के यहाँ एक रात गुजारने गई हुई थी। क्योंकि उसकी दोस्त की सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए हवेली वाले तमाम खेल से नावाकिफ थे। उन्हें यशम ने निकाह की तस्वीरात भेज दी थी, जबकि सब अशर की जानिब से मिली जाने वाली धमकी सुनते वो हवेली वालों को फ़ोन मिलाते उन्हें कह चुकी थी कि अशर उससे मोहब्बत करता है और
حویلی والوں سے چپ کر نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی کا درجہ بنانے کے بعد اب اسے حویلی لے جانے کے بجائے طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تبھی حویلی کا ہر فرد اشر سے سخت خفا تھا۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی اور وہ اب حویلی میں قدم رکھ رہا تھا۔ پورا دن وہ سڑک پر گاڑی دوڑائے اپنے وجود کو اس اذیت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہیزل کے لفظوں کی بدولت اسے جکڑ گئی تھی، جبکہ تیش میں وہ کسی صورت کمی نہیں آئی تھی۔ اس کا غصہ ہیزل سے زیادہ یشم کے لیے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ کوئی بے جان شے تھا جس کا دل اس پر آ جائے وہ اسے رکھ لے؟ اس کا بھی دل تھا، اس کے بھی جذبات تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے وہ کمرے میں قدم رکھتے یشم کو پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹا دیکھ دروازہ اس قدر زور سے بند کر گیا کہ یشم تیز آواز کے سبب ہڑبڑا کر اٹھی۔ اشر؟ یشم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ اشر کی جانب دیکھتے دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا۔ اس کی سیاہ آنکھیں لہو رنگ تھیں، بال بکھرے تھے اور ماتھے پر گرے ہوئے تھے، چہرے پر تناؤ اور بھینچی مٹھیاں دیکھتے یشم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی تھی۔ اشر اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ کیوں کیا تم نے وہ سب؟ یشم کے چہرے پر جھکتے وہ برف کی مانند سرد لہجے میں گویا ہوا۔ یشم کو اس کے تاثرات، اس کا لہجے سے پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ دھیمی آواز میں اس کی آنکھوں میں اپنی خوف زدہ آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ تمہیں میں کوئی بے جان کھلونا لگتا ہوں جو ہیزل شاہ کو پسند نہیں آیا تو تم نے رکھ لیا؟ اشر اپنی سلگتی سانسیں یشم کے چہرے پر چھوڑ دے سرد لہجے میں غرایا۔ یشم کو اس کی سانسوں کے سبب اپنی جلد جھلستی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یشم کا لہجہ پہلی بار اس کے سامنے لڑکھڑایا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہیزل اسے سچ بتا دے گی۔ ایسا ہی ہے، میرے جذبات، میرے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم نے ہیزل اور فرحات کو بھاگتے ہوئے پکڑا اور پھر ان کی محبت کی کہانی سنتے تم نے سارا پلان ترتیب دے دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا یشم امان؟ کیوں؟ اشر گہری اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ اتنے سال اس نے جس وجود پر اپنے مخلص جذبات ضائع کیے، وہ وجود اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں شامل اذیت اور تکلیف محسوس کرتے یشم کا دل پسیج گیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اشر، اور ہیزل اور فرحات ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ تمہیں پانے کا مجھے ایک اور موقع ملا اور وہ موقع میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنی محبت کو اپنا بنایا۔ یشم نے اپنا ہاتھ اشر کی بیئرڈ زدہ گال پر رکھتے محبت سے کہا، مجھے نہیں ہے ضرورت تمہاری محبت کی، مجھے نہیں چاہیے اب کسی کی محبت۔ کیا تمہاری محبت میری تڑپ، میری تکلیف کا ازالہ کر سکتی ہے؟ کیا تم مجھے پرسکون کر سکتی ہو؟ ساری زندگی کے لیے تم نے مجھے ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا ہے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ تم سے محبت کرنا۔ میرے ساتھ ساتھ تم خود پر بھی ظلم کر گئی ہو یشم۔ تم نے اپنی اور میری دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ اشر اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکتے نفی میں سر ہلاتے چیخا۔ یشم نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ یہ انچاہا رشتہ نہیں، میری محبت ہے آپ۔ میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد نہیں کی اشر، میں نے ہماری زندگی سنواری ہے۔ میں کروں گی ازالہ آپ کی تمام تکلیفوں کا، میں آپ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دوں گی۔ اشر میرا یقین کرے۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ اشر کو یقین نہیں آیا، یہ وہی یشم تھی جو ماتھے پر شکنے لیے مغرور طبیعت کی مالک تھی، جس کی ذات میں محض تکبر ہی تکبر تھا۔ اب تو اس کا لہجہ محبت کی بھیک مانگتا ہوا تھا، آنکھیں اشر کی محبت کی پیاسی تھی۔ کیسے کرو گی ازالہ؟ کیسے سکون بھرو گی میری زندگی میں؟ اشر کا لہجہ دھیما ہوا، وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوا۔ یشم نے چند ثانیے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر جھک کر یشم کے ہاتھ سرکتے اشر کی گردن میں حال ہوئے، جبکہ اس کے لب اشر کے لبوں کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ وہ اشر کو واقعی پرسکون کر گئی تھی۔ اشر کو اپنے وجود میں یکدم سکون کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا نرم لمس اس کے تنے عضلات کو ڈھیلا کرتے اسے پرسکون کر گئے۔ اشر آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کرتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا تھا، اور اس بیچ یشم نے پل کے لیے بھی
اس سے دوری نہیں بنائی تھی۔ اشر کے جذبات بھڑکتے اسے پانے کے لیے مچل گئے تھے۔ یشم کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ اس کا سکون اس کے محرم کی قربت میں ہی تھا۔ اس کے تمام درد اور تکلیفوں کا علاج اب اس کی محرم اس کی بیوی کے پاس تھا، اور یشم اس کو پرسکون ہوتے اپنی ذات میں گم ہونے پر سرشاری سے مسکراتے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اٹھ جائیے اشر، آج حویلی میں مہمان آنے والے ہیں، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں اور میں اب نیچے جا رہی ہوں۔ وہ اشر کے کپڑے الماری سے نکالتے ہینگ کرتے ہوئے بولی۔ اشر جو ہنوز نیند میں گم تھا آنکھیں ذرا سی کھولے اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اگلے ہی پل ٹھٹک سا گیا۔ آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس جس کے بارڈر پر نگینوں کا نازک اور خوبصورت کام کیا گیا تھا پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، لبوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے، ڈائمنڈ سیٹ پہنے، سر سے پاؤں تک سجی، اب آئینے کے سامنے کھڑی خود پر پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ اشر نے سر جھٹکتے اسے اس قدر خوبصورتی سے دیکھتے اپنے گم ہوتے حواس قابو میں کرنے کی صحیح کی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ یشم اسے اٹھتا دیکھ پلٹتے ساڑی کا پلو لہرائے لبوں پر مسکان لیے بولی، بے حد حسین۔ اشر کا دل چیخ اٹھا تھا سینے پر۔ اس نے بمشکل ان لفظوں کو ادا کرنے سے خود کو روکا۔ مجھ سے پوچھنے کا مقصد؟ بیڈ سے اٹھتے وہ چہرے پر سر تاثرات سجائے گویا ہوا۔ جس کے لیے سجی ہوں اسی سے پوچھوں گی نا؟ یشم اس کی جانب قدم بڑھاتے گویا ہوئی۔ اشر کا دل بے ساختہ تیز دھڑکتے معمول پر آیا۔ یہ لڑکی جادوئی لفظوں کا استعمال کرتے اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یہ گزرے چند دن اس لڑکی کی سنگت میں ایک الگ ہی احساس خود میں سموئے ہوئے تھے۔ ہر سو سکون ہی سکون تھا۔ اس کمرے میں گونجتے اس لڑکی کے قہقہے اور پھر اس کی قربت میں گزری راتیں اشر شاہ کو دل و جان سے مجبور کر گئی تھی اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر وہ اپنی ہار کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ اس کا دل اس لڑکی کے جذبات رکھنے لگا ہے، کہ وہ ہیزل کو بھول چکا تھا، ہیزل سے ملنے والی ہر تکلیف کو بھلا چکا تھا۔ اب سوچوں میں محض یشم ہی دھاگ جمائے بیٹھی تھی۔ کچھ دن کی میری کرم نوازیوں کے سبب تم کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں نہیں اڑ رہی؟ بھولو مت کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ یشم اس کے حسین سراپے سے نظریں چرائے سخت لہجے میں بولا، مجھے باور کروا رہے ہیں یا اپنے آپ کو؟ یشم نے ایک ادا سے پلٹتے اپنے بال جھٹکتے کہا کہ اس کے بال اشر کے چہرے کو چھو گئے۔ چند پل کے لیے مسحور کن خوشبو اشر کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس لڑکی سے جڑی ہر چیز حسین تھی یا محض اسے لگتی تھی؟ میں خود کو کیوں باور کرواؤں گا؟ میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے تم ناپسند ہو اور اس شادی میں میری رضا شامل نہیں تھی۔ اشر اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ آئینے کے سامنے آتے یشم نے منہ بنا، اتنی ناپسند ہوں اور اس شادی میں رضا نہیں شامل؟ جناب کی تبھی باپ بننے والے ہیں۔ یشم اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے سلگتے ہوئے بولتے اشر کے قدم جکڑ گئی۔ اس خبر پر اشر کا روم روم سنسنا اٹھا۔ اشر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ یشم اپنی آنکھیں میچتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ یہ خبر اس طرح اس کی سماعتوں کی نظر کرنے کا تو اس نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ اشر نے اس کی جانب بڑھتے ٹوٹتے لفظوں میں کہا۔ یشم کی آنکھیں یکدم نم ہوئیں۔ آپ باپ بننے والے ہیں؟ اشر کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتے وہ پرنم آواز میں گویا ہوئی۔ اشر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے قدم خود بخود یشم سے دور ہوتے چلے گئے، جبکہ یشم اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر، اس کے انداز میں خوشی کی ایک ذرا برابر رمق نہ دیکھتے لب بھیج گئی۔ اس خبر پر تو اشر کو اسے سینے میں بھینچ لینا چاہیے تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلکنی چاہیے تھی، لیکن وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے یشم کو اذیت دے گیا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے والا تھا، اور ان 2 ماہ میں ان کے درمیان لفظوں کے تیر ضرور چلتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی قربت میں قید ایک دوسرے سے اپنا سکون بھی حاصل کرتے تھے۔ ان 2 ماہ میں اشر کا لہجہ اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وجہ یشم کا محبت بھرا لہجہ تھا۔ وہ اشر کے سخت لفظوں کا جواب بھی محبت سے دیتی تھی۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بے چین ہو جاتا تھا اور پھر اسے اپنی قربت سے رہائی بھی بمشکل دیتا تھا، اور انہی باتوں نے شاید یشم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اشر اس کی جانب بڑھنے لگا ہے، اس کا دل یشم کی جانب مائل ہونے لگا ہے۔
इन 2 माह में वो इस हवेली की बड़ी बहू का हर फर्ज अदा कर चुकी थी। वो लड़की बन गई थी जो वो कभी न थी। उसकी ज़ात में शामिल गुरूर तो कहीं दूर जा सोया था। वो मामूली मशरकी लड़की बन गई थी जिनके लिए उनका शौहर और उनके ससुराल वाले ही सब कुछ होते हैं और उनकी खुशी के लिए वो भी सब कर गुजरती हैं जो कभी न किया हो। आज हिजल और फरहाद की मंगनी थी जो हवेली में ही होनी तय पाई थी और कल रात को ही यशम इस बात से वाकिफ हो गई थी कि वो माँ बनने वाली है। तबीयत उसकी कई दिनों से बोझल बोझल सी थी और कल से ही वो अशर का जो रद्द-ए-अमल सोच रही थी, अशर का रद्द-ए-अमल उससे बिल्कुल उलट आया था। अशर यशम के आंसू आज उसकी नीली आंखों को दगा देते उसके आरिस पर बह निकले। उसने तड़पते हुए उसे पुकारा जो नफी में सर हिलाते दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। अशर मेरी बात सुने, इस तरह मत करें प्लीज, ये हमारा बच्चा है, आपको खुश होना चाहिए उसकी आमद का सुनकर। अशर प्लीज। अशर को कमरे से निकलता देख वो भीगी आवाज में चीख रही थी और अशर उसकी चीख अनसुनी करते तेजी से कमरे से निकलता चला गया। यशम का वजूद एकदम ढीला पड़ा। उसे अपनी टांगों से जान जाती हुई महसूस हुई और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठती चली गई। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा सब बेकार गई। ये शख्स कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझसे नफरत और नापसंदीदगी के सबब वो अपनी औलाद से भी खुश नहीं। मेरा बच्चा भी मेरी तरह बदनसीब होगा जिसे बाप का प्यार नहीं मिलेगा। अपने पेट पर हाथ रखे वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अशर के पाँव में गिरकर भी उनसे उनकी मोहब्बत मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगी। मैं इस तरह उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। अगले ही पल वो अपने आंसू साफ करती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जहां उसने इतनी कोशिशें की थी वहीं थोड़ी और सही वो तेजी से अपने कमरे से अशर की तलाश में निकली थी। हेजल, क्या बदतमीजी है। अशर अपने ध्यान में राहदारी पार कर रहा था जब हेजल उसका रास्ता रोक गई। अशर पहले ही उलझ चुका था। यशम की जानिब से मिली गई खबर पर हेजल की हरकत पर वो सीख पा हुआ। अशर, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मुझे ये मंगनी नहीं करनी। अशर, मैं फरहाद से मोहब्बत नहीं करती। प्लीज़ प्लीज़ अशर, मैं तुम्हें यशम के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं बांट सकती। हेजल भीगी आवाज़ में रोते हुए कह रही थी और अशर बेयकीनी से उसकी जानिब देखे गया। हेजल, होश में तो हो तुम? तुम्हारी मंगनी है, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। अशर ने उसे होश दिलाना चाहा। नहीं हूँ मैं होश में और ना आना चाहती हूँ। प्लीज़ अशर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो। तुमने कहा था ना कि तुम यशम को तलाक दे दोगे, उसे आज़ाद कर दोगे, और अभी मुझे अपना लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हें यशम के हवाले किया। प्लीज़ अशर। हेजल आस पास का ख्याल किए बिना शर्म और हया बुलाए एकदम अशर के सीने से लगते रोती हुई बोली। और अशर की तलाश में वो वहाँ आती यशम ने बेयकीनी से ये मंजर देखा। हेजल के अल्फाज कूड़े की मानंद उसके वजूद पर बरसे। उसे लगा वो अभी अपने होश खो देगी। तो जिस शख्स के लिए उसने सर से पांव तक खुद को बदला था, जिस शख्स के हर कड़वे सवाल का जवाब मोहब्बत से दिया, जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, उसकी जानिब कदम इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा था कि वो अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूला था। यशम के अब समझ में आया था कि क्यों अशर अपने बच्चे के बारे में सुनकर खुश नहीं था। ये बच्चा उसके लिए खुशी का बायस कैसे बन सकता था? ये तो बेड़ियां बन गया था उसके पाँव की, जो उसे हेजल की जानिब बढ़ने से रोकने वाला था। वो नफी में सर हिलाते हिजियानी सी होते पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी। याकब में मौजूद वास को देख न पाई और उसकी टक्कर से वास जमी बोस हुआ। फिजा में शोर पैदा हुआ। अशर जो हेजल की हरकत पर साकित हुआ था तेजी से पलटा। हेजल भी उससे अलग होते यशम की जानिब देखने लगी। इन 2 माह में वो यशम और अशर के दरमियान नज़दीकियों को देखते भर भर जली थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अशर का यशम की जानिब राग़िब होना। अशर उससे बिल्कुल बेगाना हो गया था और अशर की यही बेगानगी और बेरुखी उसे यशम से नफरत करने पर मजबूर कर गई थी। यशम का आंसू से तर चेहरा देखते अशर के दिल पर घूंसा सा पड़ा था। वो जिस तरह बेयकीन जख्मी शिकवा कुन निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी, उसकी आंखों में बेयकीनी और लातादाद शिकवे देखते वो तड़प उठा था। यशम, मेरी बात सुनो। अशर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा था। यशम उसे अपनी जानिब बढ़ता देख तेजी से पलटते नीचे की जानिब भागी और उसी तेजी से सीढ़ियां उतरते देख अशर का कलेजा मुंह को आया था। वो पहली बार जिंदगी में डरा था। पहली बार उस औरत को अपने बच्चे को खोने से डरा था। यशम, रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो, मैं सब समझाता हूँ तुम्हें, प्लीज।
وہ چیختے ہوئے सीढ़ियां उतर रहा था और यशम आज उसकी हर बात को नज़रअंदाज किए दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। हवेली के सोफे पर बैठते दाची उस्मान साहब, रुबीना बेगम, हेजल के वालिद साहब, खालिद शाह और नासिया बेगम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यशम को यूं भागता देख वो सब परेशान हुए थे। थोड़े ही वक्त में वो सबके दिलों में जगह बना चुके थे। यशम तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जब उसका पांव मुड़ा और अशर अपनी सांसें तक रुक गया। यशम! हवेली का लाउंज बैक वक्त उसके नाम की चीखों से गूंज उठा था। वो ज़मीं बोस होने लगी थी जब दरवाजे से अंदर आती सायरा बेगम उसे थाम गई और सबका रुका सांस बहाल हुआ। मॉम! सायरा बेगम की जानिब देखते हुए उन्हें सिसकते हुए पुकार गई, जबकि सायरा बेगम बेटी का यह हाल देखते तड़प उठी थी। हवेली का हर फर्द उन दोनों की जानिब मुतवज्जे था, जबकि अशर पर हर गुजरता लम्हा भारी पड़ रहा था। ये हाल क्या कर लिया है यशम तुमने? क्या करती फिर रही हो तुम अपने साथ? पहले मुझसे छुपकर निकाह कर लिया, उसके बाद से मेरा फोन तक नहीं उठाया। तुम ऐसा कदम कैसे उठा सकती हो? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती यशम? यशम के आंसू साफ किए उसका हुलिया देखते गहरे दुख से बोली। यशम ने जख्मी मुस्कुराते उनकी जानिब देखा। फिक्र हो रही है मेरी मॉम? तरस आ रहा है मुझ पर? आखिर आप मुझसे ये सवाल पूछ कैसे सकती हैं? आपने तो अपने सारे शान बंगले में सैकड़ों गार्ड्स और मुलाजमाओं के हमरा मुझे अकेला छोड़ दिया था। जानती हैं कितने साल बाद मैं आपको रूबरू देख रही हूँ? 5 साल बाद मॉम, 5 साल बाद। इस कदर भी क्या दुनियादारी निभानी मॉम? यशम को लग रहा था कि वो आज मर जाएगी। पैदर पे वार उस पर किए गए थे। सायरा बेगम लब भींच गई थी। वो जो कह रही थी वो सच ही तो था। वो दौलत हासिल करने के नशे में चूर अपनी बेटी को फरामोश करके बैठी थी, जबकि उसका बाप वो अपनी नई फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा था। हम ये सब बातें बाद में करेंगे यशम, घर चलकर, अभी यहाँ से चलो। सायरा बेगम सबकी तासुफ भरी निगाहों का रुख अपनी जानिब दिखाते उसे हाथ जकड़े बोली, जबकि अशर को यशम का अजियत से भरपूर लहजा उसके अल्फाज ताजियानी की मानंद बजते हुए महसूस हुए। तो वो लड़की बचपन ही से तन्हाई का शिकार, उसकी ज़ात में अपना सब कुछ, अपना सुकून ढूंढ रही थी और जवाबन वो उसे मज़ीद तकलीफ देता गया। शदीद पछतावे ने उसे घेर लिया था, जबकि सायरा बेगम को उसे ले जाता देख वो तेज़ी से आगे बढ़ रेशम का हाथ थाम गया था। वो अब किसी सूरत यशम से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। ये कहीं नहीं जाएगी आंटी, ये मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की होने वाली माँ है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। यशम ने अशर की जानिब देखा, जबकि हवेली वालों के चेहरे खुशी से दमक उठे। बीवी, बच्चे की माँ, इस बच्चे की माँ अशर, जिसके आने की खबर सुनकर आप खुश नहीं हुए, और वो बीवी जिसे आप तलाक देने वाले हैं। यशम अपने हाथ दोनों की गिरफ्त से निकाले अशर की जानिब देखते भर्राई हुई आवाज़ में गोया हुई, यशम तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अशर ने उसे वजाहत देनी चाहिए। ऐसा ही है, आपको खुद अपनी इन आंखों से हेजल के साथ देख चुकी। वो कह रही थी कि आप मुझे छोड़कर उसे अपना लेंगे, तलाक दे देंगे मुझे। अशर, उसने कहा वो आपको बांध नहीं सकती, वो आपसे मोहब्बत करती है। मेरे प्यार का आप पर कोई असर नहीं हुआ। मैं हार गई, मैं नहीं बना पाई जगह आपके दिल में, मैं हार गई। अपने आंसू साफ करते हुए रोते हुए बोली। सबकी नज़रों ने हेजल की जानिब देखा। लॉन में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। कुछ देर में फरहाद के घर वाले भी आने वाले थे और वो अशर से इस तरह की बात कर रही थी। हेजल सबको अपनी जानिब देखता पाकर अपनी निगाहें झुका गई। नहीं हारी तुम, बना चुकी हो अपनी जगह मेरे दिल में। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे जानम। मैं हेजल को झटकने वाला था, उसे दूर करने वाला था। मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तुमने मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। तुम्हारी मोहब्बत से आज़ाद होने का मुतहम्मिल नहीं हूँ मैं यशम। रही बात इस बच्चे की खबर सुनकर खुश होने की, यह खबर इस कदर शॉकिंग थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रद्द अमल दूँ। अशर उसका हाथ थामे से अपने नज़दीक किए, उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। वो उसे जाने नहीं दे सकता था। इन कुछ पलों में वो हार मान गया था। ये औरत जब दिल पर हुक्मरानी करने लगी थी तो उस औरत के आगे घुटने टेकने में कैसी शर्म।
यशम की आंसू ज़ारों कतार आंखों से बह रहे थे। सच कह रहे हैं? यशम ने सिसकते हुए पूछा। वो यकीन करना चाहती थी, उस शख्स की पनाहों से दूर जाना नहीं चाहती थी। इतने सालों के एहसास कमतरी के बाद तो एक घर मिला था, रिश्ते मिले थे, वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी। सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चे को बाप के साए से महरूम नहीं होने दे सकती थी। सब सच है। तुम अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस से मेरे दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बराजमान हो। तुमने सही कहा था, मैं तुमसे इश्क करूंगा। मुझे हो गया है इश्क तुमसे। तुमने कहा था मैं बेचैन रहूंगा तुम्हारी गैर मौजूदगी में। मैं होता हूँ बेचैन। तुमने कहा मेरी सोचों पर तुम्हारा पहरा होगा। हाँ, मेरी सोचों पर हम वक्त तुम सवार रहती हो। तुम्हारा कहा गया एक एक लफ्ज सच हुआ है यशम। तुम मेरा इश्क बन गई हो और तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। यशम के आंसू साफ करता वो उसे बच्चों की तरह पिचकारते हुए बोला, आप खुश हैं कि आप बाप बनने वाले हैं? यशम ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े पूछा। खुश? मेरे तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। इस हवेली में बरसों के बाद छोटे बच्चे की हंसी गूंजेगी। अशर मुस्कुराते हुए बोला। यशम उसके मुस्कुराने पर मुस्कुरा दी। अशर ने उसे मजबूती से अपने गले से लगाया। हेजल ने अपने आंसू साफ किए। वो खो चुकी थी अशर को, और अब वापस पाना बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन। वहीं अपने माँ बाप का सर झुका देख वो 100 बार मरी थी। हर बार वो जज्बात में आते गलत फैसले कर जाती थी, जिसका अंदाजा उसे बाद में होता था। माफ़ी किस मुंह से मांगू, नहीं जानती। तुम यहाँ खुश हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहमियत रखती है यशम, लेकिन हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना बच्चे। कहते हैं एक लम्हा होता है इदराक का, एहसास का और पछतावे का। वो लम्हा आज ही आना था। अपनी सारी गलतियाँ याद आते मुझे पशेमान कर गई हो बच्चे। माफ़ कर दो अपनी माँ को। सायरा बेगम उसके आगे हाथ जोड़े भीगी आवाज़ में बोली थी। यशम तड़पते हुए आगे बढ़ते उनका हाथ थाम गई। नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ मॉम। कसाफतें, रंजिशें मिटाकर मैं आपकी तमाम गलतियों को माफ़ी देती। मैं अपने एहसास कमतरी और तन्हाई की माफ़ी देती हूँ मॉम। मैं खुश हूँ, मुझे एक नया घर मिला है, इतने प्यार करने वाले रिश्ते मिले हैं, और अब तो शौहर भी मोहब्बत करता है। अब और कुछ नहीं चाहिए। यशम ने बारी बारी सबकी जानिब देखते आसूदगी से मुस्कुराते कहा। अशर ने उसके नज़दीक आते उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। पूछ लो नाजिया बेगम, इससे मंगनी करनी है या मजीद रुस्वा करना है अपने बाप को? खालिद साहब संजीदगी से गोया हुए। सबकी तवज्जो का मरकज़ अब हेजल बनी, जिसने आंसुओं से भरी निगाहों से अपने बाबा को देखा। मैं करूँगी मंगनी बाबा। मैं मजीद आपका सर शर्मिंदगी से झुकने नहीं दे सकती। माफ़ कर दें मुझे। तेजी से खालिद साहब के पास आते वो उनके सीने से लगते, रोते हुए बोली। खालिद साहब ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बांधा। अशर और यशम ने हेजल की जानिब देखा, जो नदामत भरी निगाहों से उन दोनों की जानिब देख रही थी। यशम ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखते उसकी नदामत दूर करनी चाहिए। हेजल की निगाहों में तशक्कुर सिमट आया। यशम ने मोहब्बत पाश निगाहों से अशर की जानिब देखा, जिसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। यशम आसूदगी से मुस्कुराते उसके सीने से लगते उसकी धड़कनों को सुनने लगी, जो उसके नाम पर ही धड़क रही थी।